हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह और आप सब देख रहे हैं अभिमन्यु सिंह टॉक्स। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये एक ऐसा केस है कि इस केस को जिसने भी सुना वो अंदर तक कांप गया और इस केस को सुनकर उसके मन में एक ही ख्याल आया हो कि आखिर कोई कैसे इतनी हैवान की भरी हरकत कर सकता है, कैसे कोई इतना बड़ा हैवान बन सकता है। इस केस को जानने के बाद आप लोगों के मन में भी यही सवाल उठेगा कि क्या इंसानियत अभी भी जिंदा है? इज ह्यूमैनिटी स्टिल अलाइव? इस केस को जानने के लिए हमें जाना होगा इंडोनेशिया के प्रोविंस बैंटन के एक शहर में जिसका नाम है टेंगरी, जो कि जकार्ता के वेस्ट बॉर्डर पे सिचुएटेड है। और ये शहर तकरीबन 17,98,601 लोगों के लिए घर था और इन 17,98,601 लोगों में से एक थी इनो फरीहा। इनो फरीहा एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करती थी जो कि कसाम्बी डिस्ट्रिक्ट में है इन टैंगरैंग। इनो की एजुकेशन की बात की जाए तो इनो इंडोनेशिया यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से ग्रेजुएट थी। इनो फरीहा एक वुमेन बोर्डिंग हाउस में रहा करती थी। वुमेन बोर्डिंग हाउस से साफ पता चलता है कि वो बोर्डिंग हाउस सिर्फ वुमेन्स के लिए था, ना कि किसी मेल के लिए। अब बात करते हैं इनो फरीहा की लव लाइफ की। इनो फरीहा रहमत अलीम नाम के एक लड़के से प्यार करती थी। रहमत की उम्र 16 साल थी और वो पास ही के एक जूनियर हाई स्कूल में पढ़ता था। रहमत इनो से 3 साल छोटा था। जब इनो के पेरेंट्स को रहमत और इनो के लव अफेयर के बारे में पता चला तो उन्होंने उनकी बेटी इनो फरीहा के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए और इनो और रहमत के रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। बीइंग एन ओबीडियंट चाइल्ड, अपना खुद का फ्यूचर देखते हुए इनो को भी उनकी बात समझ में आई और इन्होंने उनकी बात मान ली, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हम सबके माँ बाप हमेशा हमारा अच्छा ही चाहते हैं और अगर हम लोग कोई गलत फैसला लेते भी हैं अपनी लाइफ में तो हमारे माँ बाप हमें समझाते भी हैं। इनो के माँ बाप ने भी वैसा ही किया, उसे समझाया और इनो फरीहा इस बात को समझ भी गई थी कि रहमत अलीम के साथ उसका कोई फ्यूचर नहीं है और अपनी बेटी इनो फरीहा की फ्यूचर को कंसिडरेशन में रखते हुए इनो के पेरेंट्स ने उसके लिए अपनी पसंद का एक वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड लड़का देखना शुरू भी कर दिया था। और इनो इन दी एंड यही चाहती थी। इनो फरीहा जिस प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करती थी वहाँ उसने कुछ दोस्त भी बनाए थे और उसके दोस्त थोड़ा परेशान थे क्योंकि इनो 3 दिन से ना तो काम पे आई थी उस फैक्ट्री में और इनो उनके कॉल्स और मैसेजेस का भी जवाब नहीं दे रही। ऊपर से इनो रहती भी अकेली। वो सब डिसाइड करते हैं कि वो सब मिलकर इनो के बोर्डिंग हाउस जाएंगे उससे मिलने। उन्हें लग रहा था कि शायद इनो बीमार है। जैसे ही इनो के फ्रेंड्स उसके बोर्डिंग रूम के बाहर पहुंचे उन्होंने इनो के डोर पे नॉक किया, लेकिन उन्होंने देखा कि रूम डोर लॉक्ड है। उन्हें काफ़ी वियर्ड लगा क्योंकि अगर वो अपने घर भी गई होती तो अपनी कंपनी में लीव एप्लीकेशन डालती ज़रूर और उन्हें बताती ज़रूर कि वो कुछ दिनों के लिए घर जा रही है। इनो के फ्रेंड्स को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो अनयूजुअल है, क्योंकि इनो उन लोगों में से नहीं थी जो कि एकदम से बिना कहीं बताए गायब हो जाए या कहीं चले जाए। इनो के फ्रेंड्स ने तुरंत ही सिक्योरिटी को कॉल किया जिससे कि उसके रूम का गेट खोला जा सके। सिक्योरिटी आई और इनो के फ्रेंड्स की बातों को कंसिडरेशन में लेकर उन्होंने उस डोर को तोड़ने का फैसला किया और जैसे ही सिक्योरिटी ने डोर तोड़ा और इनो फरीहा के फ्रेंड्स अंदर दाखिल हुए, उन सब ने देखा कि रूम पूरा तहस नहस हो रखा था। हर जगह सामान बिखरा हुआ, कुछ भी अपनी जगह पे नहीं था। इनो के रूम में लेफ्ट साइड पे एक बेड रखा था। उसके फ्रेंड्स इधर उधर नजर दौड़ा ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि बेड पे कपड़ों का काफी बड़ा ढेर लगा हुआ है। इनो के फ्रेंड्स ने जैसे ही 1-2 कपड़े हटाए उनकी जोरों से चीख निकल गई। उस कपड़ों के ढेर में से एक पैर बाहर आ रहा था। जी हाँ, ये पैर किसी और का नहीं बल्कि इनो फरीहा का ही था। ये सब देखकर और हालात की नज़ाकत को समझते हुए इनो के फ्रेंड्स ने और वहाँ की सिक्योरिटी ने तुरंत पुलिस को फ़ोन करके सारी जानकारी दे दी और कुछ टाइम बाद पुलिस भी आ गई। पुलिस ने उस जगह की घेराबंदी कर दी। फिर पुलिस ने उस कपड़े के ढेर से एक एक करके कपड़े हटाना शुरू किया और जैसे ही सारे कपड़े हटाए गए उन पुलिस ऑफिसर्स से भी इनो की बॉडी देखी नहीं जा रही। जी हाँ, जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही खौफनाक है और दर्दनाक। एक फावड़ा, या इसे काफ़ी लोग देसी लैंग्वेज में कसला भी बोलते हैं, जिसका एक बड़ा सा हैंडल होता है और उसके दूसरे एंड पे एक मेटेलिक ब्लेड होता है।
मिट्टी खोदने के लिए। ये मेनली फार्मिंग में यूज होता है। आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इस केस में ये फावड़े वगैरह की क्यों जिक्र कर रहा हूँ। असल में जब पुलिस ने इनो फरिहा की बॉडी से कपड़े हटाए तो इनो की बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं था। और सबसे डरावनी और दर्दनाक बात ये थी कि इनो के प्राइवेट पार्ट में उस फावड़े का बड़ा सा हैंडल अंदर तक घुसा हुआ था। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, इनो फरिहा की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया गया और फिर यहाँ से चीजें बद से बदतर हो गई। इनो की बॉडी को एनालाइज किया गया और जो पता चला वो बहुत ही खौफनाक था। इनो की बॉडी पे 1 से ज्यादा सीमेन सैंपल्स पाए गए, टॉर्चर के निशान, उसके फेस पे किसी चीज से काटने और सर पे चोट पहुंचाने के निशान। और सबसे दर्दनाक तो ये था कि इनो के प्राइवेट पार्ट को म्यूटिलेट करने के लिए जिस फावड़े के हैंडल को यूज किया गया था वो इतना अंदर तक पेनिट्रेट किया हुआ था कि इनो फरिहा के वाइटल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाता हुआ वो 60 सेंटीमीटर ऊपर तक गया उसके एब्डोमेन के, जिस हैंडल ने इनो फरिहा के एक लंग को पंचर कर दिया था। जैसे ही खबर बाहर फैली, लोगों में बहुत गुस्सा और आक्रोश का माहौल था। इंडोनेशिया के लोग चाहते थे कि गुनहगारों को जल्दी से जल्दी पुलिस अपनी गिरफ्त में ले और उनसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लोगों ने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए मार्च और रैलीज भी निकाली। पुलिस के ऊपर भी काफी प्रेशर था और पुलिस जोरों शोरों से अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रही थी। लोगों से पूछताछ की जा रही थी। इनो के वर्क प्लेस पे भी सारी इन्वेस्टिगेशन की गई। आखिरकार पुलिस ने 3 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया, जिसमें से एक आरोपी कोई और नहीं बल्कि इनो फरिहा का वही बॉयफ्रेंड था। जी हाँ, मैं रहमत अलीम की बात कर रहा हूँ। रहमत अलीम क्योंकि इनो का बॉयफ्रेंड था तो पुलिस ने उससे ही पूछताछ की शुरुआत की। और जब पुलिस ने अपने तरीके से इस पूछताछ की शुरुआत की तब रहमत पुलिस के आगे टूट गया। फिर उसने अपनी और बाकी 2 गुनहगारों की पोल पट्टी खोलना शुरू किया। रहमत ने बताना शुरू किया कि असल में रहमत इनो फरिहा को जान से मारना चाहता था। जब पुलिस ने इस बात के पीछे का कारण पूछा, उससे पूछा कि आखिर क्यों मारना चाहते थे तुम इनो फरिहा को, तो उसने पुलिस को बताया कि इनो और रहमत भले ही एक साथ थे 1 महीने से, लेकिन इनो फरिहा उससे फिजिकली इंटीमेट नहीं हो रही। हमेशा जब भी बात फिजिकल इंटीमेसी की आती तो वो दूरी बना लेती थी या फिर साफ मना कर देती थी। लेकिन ये बात रहमत अलीम को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसे ये भी पता चल गया था कि इनो फरिहा के पेरेंट्स उसके लिए अपनी पसंद का एक वेल सेटल्ड और वेल एजुकेटेड लड़का ढूंढ रहे हैं और इसमें इनो की भी रजामंदी है। तब गुस्से में आकर उसने ये डिसाइड कर लिया था कि वो इनो फरिहा को खत्म कर देगा, उसे जान से मार देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इनो उसे छोड़ के किसी और के साथ अपना घर बसाए। 14 मई 2016 की रात में इनो को रहमत का कॉल आता है और रहमत इनो से आखिरी बार मिलने की और एक लास्ट गुड बाय किस की गुजारिश करता है। इनो को भी लगता है कि इसमें किसी का नुकसान नहीं है और देखा जाए तो ये काफी इनोसेंट और जेन्युइन सी रिक्वेस्ट थी। इनो मान जाती है और उसे इनवाइट करती है अपने वुमेन्स ओनली बोर्डिंग हाउस के रूम में। लेकिन उस रात वो दोनों अकेले थे और क्योंकि इनो का बोर्डिंग हाउस उस टाइम पे ऑलमोस्ट खाली था, रहमत इनो के बोर्डिंग हाउस पहुंचा और उसके रूम में दाखिल हुआ। बात तब बिगड़ी जब रहमत की डिमांड्स और बढ़ गई और उसे अब एक गुड बाय किस नहीं बल्कि इनो के साथ फिजिकल इंटीमेसी चाहिए। लेकिन हमेशा की तरह इनो को रहमत का ये फैसला मंजूर नहीं था। रहमत को उस दिन भी इनो ने साफ इनकार कर दिया। रहमत ने जबरदस्ती करने की भी कोशिश की, लेकिन इनो उसकी पकड़ से निकलने में कामयाब रही। ये सब होने के बाद जब इनो ने रहमत से फिजिकली इंटीमेट होने से इनकार कर दिया, रहमत का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया था। वो गुस्से में तनतनाता हुआ बोर्डिंग हाउस से निकल गया। इनो को लगा कि अब ये सब खत्म हो चुका है और अब रहमत कभी उससे मिलने का ट्राई नहीं करेगा, क्योंकि ये मीटिंग लास्ट मीटिंग थी उसकी रहमत के साथ। लेकिन पूरे 2 घंटे बाद वो हुआ जो इनो ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। रात हो रही है और इनो अपनी नाइट ड्रेस में अपने बेड पे सो रही है। उसे भनक तक नहीं लगी कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। तभी 3 लोग इनो के रूम में घुसते हैं और इनो को उसके चौकन्ना होने से पहले बेड पे लेटे हुए ही उसके दोनों हाथों पैरों को पकड़ लेते हैं और उसके मुंह को पिलो से दबा देते हैं ताकि इनो की चीखों की आवाज कोई सुन ना सके। तीनों में से एक आदमी इनो के रूम में चाकू ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसे चाकू नहीं मिलता है तो बस एक डाइनिंग फॉर्क। हैवानगी यही नहीं रुकती, वो उस डाइनिंग फॉर्क को उठाता है और इनो के चेहरे को काटने लग जाता है उसकी नुकीली साइड से। वो 24 साल का आदमी उसका रेप करने लग जाता है, लेकिन इनो के शरीर में इतनी ताकत थी कि वो रेजिस्ट कर पा रही। तभी उनमें से एक आदमी
इनो के सर पे बहुत जोर से वार करता है और अब धीरे धीरे इनो होश खोने लगती है। रहमत के साथ जो दो लोग थे वो दोनों इनो का रेप कर रहे थे। फिर बारी आती है रहमत की, जो कि रूम के आसपास नजर बनाए हुए था कि कहीं कोई आ ना जाए, और आए तो वो अपने साथियों को चौकन्ना कर सके। रहमत इनो का रेप नहीं करता क्योंकि अपनी गर्लफ्रेंड इनो फरिया को ऐसी खून भरी हालत में देखकर रहमत टर्न ऑफ हो जाता है। रहमत रेप नहीं बल्कि उसकी ब्रेस्ट और थाई पे इतना जोरों से काटता है कि उसके दांतों के निशान तक वहां रह जाते हैं। फिर उन तीनों में से एक शख्स रूम के बाहर बने गार्डन एरिया में से एक फावड़ा उठाता है और इनो के प्राइवेट पार्ट में उसका काफी बड़ा सा हैंडल इंसर्ट कर देता है। और हैवानियत यही नहीं रुकी, वो शख्स उस हैंडल को अंदर घुसाने के बाद खड़ा होकर हैंडल की दूसरी साइड, जिस साइड मेटल ब्लेड होता है, वहां इतनी जोर से लात मारता है कि वो फावड़े के हैंडल को इनो के प्राइवेट पार्ट को रप्चर करते हुए उसकी बाकी वाइटल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाते हुए इनो के एब्डोमेन से 60 सेंटीमीटर ऊपर उसके लंग्स को रप्चर कर देता है। और फिर वो तीनों रहमत, बिन और इमाम पूरे रूम के कबर्ड्स खोलकर उसके कपड़े बाहर फेंकने लग जाते हैं। और सारे कपड़े बाहर निकालने के बाद वो तीनों सारे निकाले गए कपड़े को इनो फरिया के ऊपर फेंकने लग जाते हैं, एक ढेर सा लगाने लग जाते हैं जिससे इनो की बॉडी दिखे ना। 3 गुनहगार थे, रहमत, इमाम और बिन। रहमत को 10 इयर्स इम्प्रिजनमेंट हुआ, इमाम और बिन को डेथ पेनल्टी दी गई। इस बात की जानकारी अभी तक मुझे नहीं है कि इमाम और बिन की सजा पूरी हो चुकी है या उन्होंने हायर कोर्ट में अपील की है। इन दी एंड मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि किसी की शक्ल पे नहीं लिखा होता कि वो हैवान है। Hence, I would advise you guys to choose your partner carefully. Not everyone can be trusted with life. Thank you for watching Abhimanyu Singh Talks. Please consider liking the video and subscribing to my YouTube channel, Abhimanyu Singh Talks. Stay safe, guys.